नमस्ते दोस्तों और फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स में आप सबका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम गणित के क्यों और कैसे में उतरते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सवाल हल करना नहीं, बल्कि गणित के पीछे के लॉजिक और उसकी खूबसूरती को समझना है। आपको याद होगा हमारे पिछले एक्सप्लेनर में हमने बात की थी कि सेट्स का कंसेप्ट कैसे नेटफ्लिक्स को ये समझने में मदद करता है कि आपको अगली कौन सी मूवी दिखानी है। आज हम उसी आइडिया को एक कदम और आगे ले जाएंगे। हम सेट्स की फॉर्मल डेफिनेशन, उसकी लैंग्वेज और उसे लिखने के तरीकों को समझेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही ज़रूरी टूल है। अच्छा, हम लोग अपनी रोज की बातचीत में अच्छी किताबों का कलेक्शन या फेवरेट मूवीज जैसी बातें तो करते ही हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैथ्स की नज़र में ये सभी कलेक्शंस एक जैसे होते हैं? क्या हम अच्छी किताबों के संग्रह को एक मैथमेटिकल सेट कह सकते हैं? चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात शुरू करते हैं। तो हमारे इस सवाल का जवाब, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स का जवाब, इस बात में छिपा है कि गणित कलेक्शन शब्द को कैसे देखता है। देखिए, आम बोलचाल और गणित की भाषा में यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि गणित को चाहिए प्रिसिशन, यानी एकदम सटीक जानकारी जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे फेमस मैथमेटिशियंस का एक कलेक्शन बनाने को कहूँ। हो सकता है पर्सन ए की लिस्ट में न्यूटन और ऑयलर जैसे नाम हो, जबकि पर्सन बी की लिस्ट में रामानुजन और आर्यभट्टा हों। अब सवाल यह है कि कौन सही है? जवाब है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, और यहीं पर है असली प्रॉब्लम। फेमस एक सब्जेक्टिव शब्द है, मतलब इसका अर्थ हर किसी के लिए अलग हो सकता है, और गणित में इस तरह की एम्बिग्विटी या अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं होती। तो अगर फेमस या गुड जैसे सब्जेक्टिव शब्द काम नहीं करते, तो फिर गणित इस एम्बिग्विटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है, जिसे हम कहते हैं अ सेट। तो एक सेट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में कहें तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब देखिए, इस परिभाषा में दो शब्द हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना है। पहला है डिस्टिंक्ट, यानी हर ऑब्जेक्ट, हर एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, और दूसरा जो कि सबसे जरूरी है वो है वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। तो ये वेल डिफाइंड का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि मेंबरशिप अनएम्बिग्युअस होनी चाहिए। मतलब हमारे पास एक ऐसा क्लियर रूल, एक ऐसा नियम होना चाहिए जिससे हम 100% सर्टेनिटी के साथ बिना किसी शक के ये कह सकें कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं। इसमें किसी की पर्सनल ओपिनियन या पसंद नापसंद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी को हम मेंबरशिप टेस्ट भी कहते हैं। अब जब सेट समझ आ गया तो देखते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं। मैथ्स में सेट्स को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, जैसे ए, बी या सी, और उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हें स्मॉल लेटर से। अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए का मेंबर है तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रीक लेटर एप्सिलॉन है, और लिखते हैं ए इन ए। और अगर कोई एलिमेंट बी सेट ए का मेंबर नहीं है तो हम बस एप्सिलॉन को क्रॉस कर देते हैं और लिखते हैं बी डजंट इन ए। सिंपल। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। अब इस वेल डिफाइंड वाले रूल को असल में लगा कर देखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स को टेस्ट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि एक आम कलेक्शन और एक प्रॉपर मैथमेटिकल सेट के बीच में असल में क्या फर्क होता है। जैसे अगर मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल, अब ये एक वेग यानी अस्पष्ट आइडिया है। टॉल होने का क्या मतलब है? जो मेरे लिए टॉल है हो सकता है किसी और के लिए ना हो। लेकिन जैसे ही हम एक प्रिसाइज रूल लगा देते हैं, जैसे द सेट ऑफ अडल्ट्स जिनकी हाइट 180 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ये कलेक्शन तुरंत वेल डिफाइंड हो जाता है। अब हमारा मेंबरशिप टेस्ट एकदम क्लियर है। किसी भी व्यक्ति की हाइट नापिए और हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा शुरुआती सवाल, द कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, ये सब्जेक्टिव है। अच्छा होना एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर हम इसे एक ऑब्जेक्टिव रूल में बदल दें, जैसे वो सारी किताबें जिनकी रेटिंग एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर 4.0 या उससे ज्यादा है, तो ये एक सेट बन जाता है। अब मेंबरशिप हमारी राय पर नहीं, बल्कि एक वेरीफाइबल डेटा पॉइंट पर डिपेंड करती है। एक और कॉमन ट्रैप है टाइम डिपेंडेंसी का। सोचिए, करंट यूजर्स लॉग्ड इनटू अ वेबसाइट। ये कलेक्शन तो हर सेकंड, हर पल बदल रहा है ना? तो ये एम्बिगुअस हुआ। इसे वेल डिफाइंड बनाने के लिए हमें टाइम को फ्रीज करना होगा, एक टाइम स्टैम्प लगाना होगा, जैसे द सेट ऑफ यूजर आईडीज जो एक स्पेसिफिक टाइम T0 पे लॉग्ड इन थे। अब ये एक फिक्स्ड
वेल डिफाइंड सेट है। तो अब जब हम ये पहचान सकते हैं कि सेट क्या होता है और क्या नहीं, तो अगला स्टेप है इन्हें लिखने और कम्युनिकेट करने का तरीका सीखना। मैथमेटिशियंस के पास सेट्स को लिखने के 2 स्टैंडर्ड तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, जिसे टैब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करते, बस सेट के सारे एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना देते हैं। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं बनाते, बल्कि उनकी कॉमन प्रॉपर्टी, उनके कॉमन गुण को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वाउल्स का सेट। अब इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, हम बस सारे वाउल्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगाकर लिख देंगे। V = A, E, I, O, U। हाँ, यहाँ 2 बातें याद रखनी हैं। पहली, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे V = X such that X is a vowel। इसको पढ़ते ऐसे हैं, V उन सभी एलिमेंट्स X का सेट है such that X एक वाउल है। देखा कितना लॉजिकल है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे 42 के फैक्टर्स। इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान है, क्योंकि ये लिमिटेड हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं 3 और 10 के बीच के सारे नेचुरल नंबर्स, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ज्यादा एलिगेंट लगता है। और सोचिए, सभी परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट, ये तो इनफाइनाइट है, हम सारे एलिमेंट्स तो लिस्ट कर ही नहीं सकते, तो इसे दिखाने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म ही एकमात्र तरीका है। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल और फंडामेंटल सेट की। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये गणित में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, 1 और 2 के बीच आने वाले नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है? अब हम सब जानते हैं कि 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर सीधा 2 आता है। उनके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जवाब है 0। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, और ऐसे ही सेट को हम दी एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इसे हम इस ग्रीक अक्षर फाई से या फिर सिर्फ खाली कर्ली ब्रेसेस खोंतान से दिखाते हैं। और हाँ, यह एक पूरी तरह से वैलिड और वेल डिफाइंड सेट है। तो आज हमने सेट की दुनिया में अपनी फाउंडेशन को काफी मजबूत किया है। चलिए जाने से पहले आज की सबसे इंपॉर्टेंट बातों को क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। दूसरी बात, सब्जेक्टिव शब्द जैसे गुड या बेस्ट से सेट नहीं बनते, उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब एक साफ सुथरा नियम चाहिए। तीसरी बात, हमने सेट्स को लिखने के 2 तरीके सीखे, रोस्टर फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम उनकी कॉमन प्रॉपर्टी बताते हैं। और आखिर में हमने दी एम्प्टी सेट यानी फाई के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा। गणित के इस लर्निंग जर्नी को जारी रखने के लिए अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।